हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है अजय दैया और आज हम बात करने वाले हैं पी ब्लॉक लेक्चर नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जो 13th ग्रुप है उनके कौन कौन से जो कॉमन कंपाउंड्स हैं वो बनते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो मेन कॉमन कंपाउंड्स हैं, राइट। एंड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो बोरॉन फैमिली होती है, जो 13th ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, उनका हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से होती है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो क्रिस्टलाइन बोरॉन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। फिर हम लोगों ने गैलियम के बारे में पढ़ा था कि गैलियम का क्या होता है, गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ज़्यादा होता है बट मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। इस वजह से वो क्या करती है, वो रूम टेम्परेचर पर आपको एज ए लिक्विड स्टेट आपको दिखाई देती है, राइट। फिर हम लोगों ने देखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से हो सकती है, किस किस तरीके से वो रिएक्शन करते हैं और किस किस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके क्या क्या अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो ग्रुप 13 के जो कॉमन कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से कॉमन कंपाउंड्स हैं। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो थोड़ा छोटा लेक्चर रहेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा, उसके अंदर हम लोग जो स्पेशल टाइप के अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं, जो अलग अलग एलिमेंट शो करता है, जैसे बोरोन के अलग कंपाउंड्स बनते हैं, फिर एल्यूमिनियम के अलग कंपाउंड्स बनेंगे, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर कंप्लीट देख लिया होगा, पूरा का पूरा फर्स्ट से लेकर के थर्ड लेक्चर आप लोगों ने कंप्लीट देख लिया होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 13th एलिमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हम लोग कॉमन बेसिक्स देखते हैं, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। सो देखो, बहुत ही सिंपल है, इसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ याद रखने के लायक है नहीं, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लेक्चर भी नहीं रहेगा। बट हाँ, मैं आपको इसके अंदर वही इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे जिससे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछा जा सके। ऐसे तो आप पढ़ने को तो बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़ सकते हो, बट हम लोग वही कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हम लोग पूरा का पूरा टच करेंगे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को, जैसे फॉर एग्जांपल जेई मेन और एडवांस को भी हम लोग टच करेंगे और हम लोग टच करेंगे नीट को भी, राइट। तो वहाँ तक हम लोगों का टारगेट रहेगा कि हम लोग उतना सफिशिएंट नॉलेज ले लें कि हम लोग उन एग्जामिनेशन को फाइट ईजिली कर सकें, राइट। अगर उनमें पी ब्लॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो हमारा गलत ना हो। उसके अलावा आप लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, अदर टाइप बहुत सारी मल्टीपल्स आपके पास में बुक्स होती है, आप लोग बुक से पढ़ सकते हो, राइट। बट हम लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। तो देखो, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो हम सबसे पहले ऑक्साइड की बात करते हैं। तो देखो, जितने भी हमारे पास में 13th ग्रुप एलिमेंट होते हैं वो ट्राई ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, BO3 बनेगा प्लस, अगर आप BO3 प्लस क्या, फिर अगर आप Al2O3 बनाएगा, फिर अगर आप इसका देखो B2O3, आप नॉट Al2O3, फिर अगर आप गैलियम का देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, गैलियम के बाद में क्या आएगा, इंडियम, इंडियम के बाद में क्या आएगा, थैलियम, Tl2O3। तो ये इस टाइप के कुछ ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक, जो कि 13th ग्रुप एलिमेंट है। अब हम लोग इनकी देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखो, ये जो B2O3 आपको दिख रहा है, इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, बट ये जो B2O3 है ये आपका एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है, ये होता है एसिडिक नेचर। बट अगर हम दूसरा बात करें, एल्यूमिनियम और गैलियम, या फिर एल्यूमिनियम गैलियम, आप लोग इंडियम तक भी ले लो, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, मतलब कि ये एसिड की तरफ बिहेव भी करते हैं और ये बेस की तरफ बिहेव भी करते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स बोलते हैं। फिर अगर हम बात करें Tl2O3 की, तो ये नेचर में बेसिक नेचर का होता है। आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो Tl2O3 होता है ये बेसिक नेचर का होता है, B2O3 जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, बाकी Al2O3, Ga2O3 और In2O3 जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो ये क्या करते हैं, ये अच्छा एक सेकंड, आप लोग थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहो तो कर सकते हो कि एल्यूमिनियम और गैलियम को ही आप कंसिडर करो, बाकी In2O3 और इन दोनों का आप लोग बेसिक में कंसिडर कर लो। बेसिकली एल्यूमिनियम के आप लोग ऑक्साइड्स पढ़ते हो, जैसे आप लोगों ने पीरियडिक टेबल में पी ब्लॉक में पढ़ा होगा कुछ ना कुछ ऑक्साइड्स के बारे में, तो वहाँ आप लोग देखते हो कि जो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स होते हैं या गैलियम के ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ये एसिड और बेस दोनों की तरह क्या कर सकते हैं, बिहेव कर सकते हैं, राइट। तो ये पूरा का पूरा होता है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने जरूर देखी होगी, अगर आप थोड़ा रिलेट करो फर्स्ट लेक्चर को यहाँ पे, तो हम लोग ने देखा था जब ऑक्सीडेशन स्टेट देखी थी,
राइट। ऑक्सीडेशन नंबर देखा था हम लोगों ने, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हो वैसे वैसे क्या होता जाएगा, जो हायर ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। तो इसी तरीके से ध्यान रखना कि Tl2O3 जो है वो जनरली एक्सिस्ट नहीं करता, या फिर आप ये बोल सकते हो ये लेस स्टेबल होता है। ये चाहेगा ये किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, ये TlO के अंदर कन्वर्ट होना चाहेगा। यहाँ पर ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को अटेन करके रख रखा है, इसके पास में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है, वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको बताया गया था ये किस वजह से होता है, ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर आप ग्रुप में डाउन जाते हो, मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, जो स्टेबिलिटी है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है, और जो नीचे वाले जो लोअर एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से ऑक्सीडेशन शो करते हैं, +1 के ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, राइट। तो ये यहाँ पर क्या होता है, ये इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, ये +1 शो कर रहा है। ये किस वजह से है, ये है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। सो आई होप आपको ये याद हो इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो आप लोगों ने यहाँ से इसको कनेक्ट जरूर करा होगा मेरे लिखने से पहले, राइट। तो B2O3 जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, Al2O3 Ga2O3 जो होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, In2O3 और Tl2O3 आर बेसिक इन नेचर। इसी तरीके से हम लोग ने ऑक्साइड्स तो पढ़ लिए, अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड्स के बारे में। तो देखें हाइड्रोक्साइड्स किस तरीके से बनते हैं, तो देखो B2OH का होल थ्राइस, ध्यान रखना ये ऐसा नहीं बनेगा ना, कई बार लोग मिस्टेक कर जाते हैं। तो BOH का होल थ्राइस, फिर बनेगा AlOH का होल थ्राइस, है ना, हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड पर -1 चार्ज होता है। तो इसी तरीके से GOH का होल थ्राइस बनेगा, और इसी तरीके से बताओ क्या बनेगा, TLOH का होल थ्राइस बनेगा, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या बनता है, BOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस एंड GaOH का होल थ्राइस और TLOH का होल थ्राइस। सिमिलर अगर आप यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट यूज़ करो कि ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो सिमिलर यहाँ पर भी TLOH का होल थ्राइस एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे सेम वापस लिखोगे कि यहाँ पे बनता है TLOH। रीज़न क्या होगा, रीज़न सेम होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1 होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है। चलिए फिर अगर हम बात करें इसके बारे में, BOH का होल थ्राइस, देखो देखने में तो आपको ये लगेगा कि ये एसिड है, सॉरी एसिड नहीं है, बेस है ना, क्योंकि इसके पास में सबके पास में OH है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये कैसा होता है, ये एसिडिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, ये एसिडिक नेचर होता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप लोग इसको स्टार बना लेना। इसको हम लोग बोलते हैं H3BO3। क्या बोलते हैं, H3BO3। ये जो H3BO3 होता है ये होता है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखना। मैं आपसे यही पूछूंगा कि बताओ कि हम लोगों ने बोरिक एसिड कहाँ पढ़ा था, राइट। तो आप लोग बताना मेरे को कि हम लोगों ने यहाँ बोरिक एसिड जो है वो पढ़ रखा है, तो इस पर स्टार लगा लेना। ये आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ा होगा, जब आप रेडॉक्स के अंदर इसका यूज़ करते हो, राइट। हम लोग देखेंगे कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिर सिमिलर अगर आप देखो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो होती है, अच्छा हम लोग आयन तो भूल ही गए, है ना, तो आप लोग इंडियम का भी बना लेना, है ना, वो बेचारा रह गया। तो INOH का होल थ्राइस तो कुछ इस तरीके से आएगा, बताओ। ये होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर, ये एम्फोटेरिक होता है। अच्छा ये कैसा होगा, ये बेसिक होगा, जैसा कि सेम ऊपर लिखा हुआ है, राइट। इस तरीके से आप लोग बता सकते हो। ये दोनों ध्यान रखना है ना, मैं इनको कंसिडर करना बार बार इंडियम को भूल जाता हूँ। चलिए आप लोगों ने ये देखा। उसके बाद अगर हम एक और प्रॉपर्टी की बात करें, तो ये जो होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है। कौन क्या होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। हम लोग इसकी पूरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बिल्कुल भी आप लोग टेंशन ना लें कि जो बोरिक एसिड होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। बाकी के जितने भी होते हैं आप लोग लिख सकते हो रेस्ट ऑल हैलाइड, सॉरी हैलाइड नहीं पढ़ रहे हम लोग, रेस्ट ऑल हाइड्रोक्साइड, रेस्ट ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर फॉर्म जिलेटिनस या जिलेटिनियस PPT इन वाटर। तो ये एक जिलेटिनियस PPT का फॉर्मेशन करते हैं जब हम इनको वाटर में डालते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड अगर आप ऐड करो वाटर के अंदर, ठीक है, या बाकी जितने भी हैं आपके पास में, थैलियम का हाइड्रोक्साइड ऐड करो, बार बार हाइलाइट टर्म यूज़ हो रहा है,
ठीक। तो इनको जब जैसे ही आप लोग पानी के अंदर डालोगे तो ये कुछ जिलेटिनियस लिक्विड बनाता है या फिर जिलेटिनियस पीपीटी टाइप में बनाता है ना। तो बाकी अगर आप बोरिक एसिड को पानी में डालते हो वो इजीली सॉल्युबल हो जाता है, बट ये बाकी सारे सॉल्युबल इजीली नहीं होते, राइट। तो आप लोग यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को भी कंपेयर कर सकते हो। तो ये हमारे पास में हुए ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। ये हमारे पास में क्या होते हैं, बेसिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इस वजह से हम लोग इनको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग डिटेल में उन्हीं कंपाउंड्स को पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर आप लोग ये बोल सकते हो जो स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, जो अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं, जिनकी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, या जिनके बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, कुछ नया कॉन्सेप्ट यूज़ करा जाता है, तो उसको हम लोग उनके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं ट्राई करूँगा कि हम लोग क्या करेंगे, एक एक जो कंपाउंड है उस पर हम लोग एक अलग अलग टाइप से जो है वो क्या करें, वीडियो बनाएं। इस वजह से आपको क्या होगा कि अगर आपको एग्जाम में अगर किसी कंपाउंड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग सीधा डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हो। आपको बार बार पूरे वीडियो के अंदर सर्च नहीं करना पड़ेगा कि कहाँ कौन सा कंपाउंड करवाया गया है। तो मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा कि जब हम लोग स्पेशल कंपाउंड्स पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको पूरा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि उनको किस तरीके से एक्सप्लेन करा जाता है, स्ट्रक्चर कैसे होती है, मोलिकुलर फार्मूला, वो सब चीज़ें किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। ओके, सो आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो अभी हम लोगों ने डिस्कस करे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हैलाइड्स के बारे में, कि हैलाइड्स किस तरीके से बनते हैं। तो देखो, हैलाइड्स को अगर हम डिस्कस करें तो जो जनरली जितने भी 13th ग्रुप एलिमेंट होते हैं वो ट्राई हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप लोग लिख सकते हो कि जनरली 13th ग्रुप एलिमेंट्स फॉर्म ट्राई हैलाइड्स। तो ये ट्राई हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई M टाइप का कोई एक एलिमेंट है, अगर आप इसके हैलोजन के साथ में रिएक्शन करवाओ तो ये कुछ MX3 टाइप का ट्राई हैलाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? MX3 टाइप का ट्राई हैलाइड बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो BF3 बनता है हमारे पास में, और एक हम लोग ले सकते हैं BCl3 ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग BBr3 ले सकते हैं, या फिर आप लोग सारे के सारे हैलाइड्स बना रहे हो तो आप लोग ये भी ले सकते हो कि BF3 या फिर AlF3, या फिर आप लोग लिख सकते हो बोरॉन एल्यूमिनियम, फिर क्या आएगा गैलियम, फिर ये आ जाएगा GaF3, फिर आएगा इंडियम AlF3, फिर आएगा थैलियम TlF3। फर्दर आप लोग यहाँ पर भी यही बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, TlF बनेगा, ना कि TlF3। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हो। या फिर बोरॉन के अगर आपको देखने हो तो आप लोग क्या लिख सकते हो, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा लिख रहा हूँ BF3, BCl3, BBr3 और Bi3। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, ये बोरॉन के सारे हैलाइड्स हो जाएंगे, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि देखो ये जो है बोरॉन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी। ये बोरॉन और बोरॉन इस तरीके से क्या रहेगा, बॉन्डेड रहेगा। ये फ्लोरीन, अच्छा हम लोग क्या करते हैं, ये सारे के सारे हैलाइड्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो उस वजह से हम लोग इसको क्या लेते हैं, इसको X कंसिडर कर लेते हैं। तो हैलोजन के लिए हम लोग X यूज़ करते हैं। तो ये X हमारे पास में क्या है, ये हैलोजन से क्या है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, ये है हैलोजन से, राइट। तो कोई भी हैलोजन हो सकता है हमारे पास में, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या फिर आयोडीन हो। अब देखो अगर हम बात करें कि यहाँ पर मैं थोड़ा एक रेड मार्कर ले लूँ, चलिए, तो देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बोरॉन के पास में देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोरॉन के पास में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स बताओ, बोरॉन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन है, और 3 ही क्या आएंगे, 3 ही हैलोजन लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में हो जाएंगे तो इसके पास में क्या हो जाएगा, ये तब भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। तो आप लोग लिख सकते हो ऑक्टेट क्या है इसका, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। अब अगर देखो इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। लुईस एसिड की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। क्योंकि आपको पता है
लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स भी बोल सकते हो। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो कि क्या लिखोगे आप लोग यहाँ, ऑल बोरोन हैलाइड, सॉरी ऑल बोरोन हैलाइड, एक सेकेंड, ऑल बोरोन हैलाइड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, so they have tendency to accept electron pairs, so they can act as Lewis acid। तो यहाँ पर ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। तो इसके पास में देखो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब लुईस एसिड कौन से हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, एक सेकंड मार्कर चेंज करता हूँ। देखो हम लोगों ने लिया बोरोन, या मान लो हम लोगों ने BX3 ले लिया। इस BX3 की रिएक्शन हम लोग X माइनस के साथ करवा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, BX4 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर BX3 जो है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, जबकि ये X माइनस है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये सिंपल सा आपको दिख रहा है कि लुईस 20 है। तो ये जब लुईस 20 है, ये लुईस एसिड है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, इस पर ट्रांसफ़र कर देगा। तो कुछ इस तरीके से BX4 टाइप का क्या बन जाएगा, एक कंपाउंड बन जाएगा, जिसमें यहाँ पर इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, अब ये पूरा का पूरा इसके पास में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। जैसे अगर हम बात करें BF3 की, तो BF3 में अगर आप F माइनस के साथ में रिएक्शन कराओगे तो BF4 माइनस बन जाएगा। सिमिलर अगर आप क्लोरीन लेकर आते हो, ब्रोमीन लेकर के आते हो, या फिर आयोडीन लेकर के आते हो, तो कुछ इसी तरीके से होता है। अब अगर हम बात करें कि टेंडेंसी क्या होगी या फिर ऑर्डर क्या रहेगा लुईस एसिड का, वो हम लोग देखते हैं। तो देखो लुईस एसिड का अगर हम ऑर्डर देखें तो हमारे पास में ये बोरॉन, फ्लोरीन, फिर ये फ्लोरीन, फिर ये फ्लोरीन, मतलब कौन सबसे अच्छा लुईस एसिड होगा, कौन सबसे मतलब पुअर लुईस एसिड होगा, हम लोग ये बोल सकते हैं। तो हम देखो ये BF3 हो गया, ये BCl3 हो गया हमारे पास में, फिर ये हमारे पास में BBr3 हो गया, Br, फिर बोरॉन, फिर Br, फिर Br, और इसी तरीके से हमारे पास में आयोडीन हो गया, राइट। चलो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कौन सबसे अच्छा क्या है लुईस एसिड है। तो देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से फ्लोरीन क्या कर लेता है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ शिफ्ट हो रही है, फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही है। इसका मतलब क्या बताओ, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अगर ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है तो बताओ क्या ये अच्छा लुईस एसिड होगा, क्योंकि लुईस एसिड होने के लिए क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। चलो हम लोग ये भी देखते हैं, यहाँ पर इतना ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं आएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, यहाँ पर भी इतनी नहीं आएगी, और यहाँ पर भी क्या नहीं आएगी, यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। तो आप लोग क्या बोलोगे कि ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, ये होता है गुड लुईस एसिड, गुड लुईस एसिड। आई होप आपको रेड मार्कर दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो, अगर आपको थोड़ा लाइट दिख रहा हो तो आप मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग सुनते जाना, मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, है ना। और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता इतना ज़्यादा, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या होता है, ये आप लोग बोल सकते हो पुअर लुईस एसिड बोल सकते हो, लुईस एसिड। रीज़न क्या रहेगा इसका, रीज़न ये रहेगा क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इस वजह से क्या होता है, आयोडीन जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, इस वजह से बोरॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ नहीं होती है जितनी BF3 पर डिक्रीज़ होती है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब ध्यान से सुनना आप लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में, ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग ने पढ़ा है ना, कई बार पढ़ लिया जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा गलत रहेगा। यहाँ पर जो ऑर्डर हम लोग डिसाइड करते हैं वो आप लोग ने देखा होगा कि BF3 जो होता है मोर बहुत अच्छा क्या होता है, हम लोगों ने लिखा लुईस एसिड होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो ऑर्डर आता है वो जस्ट इसके अपोजिट ऑर्डर आता है। मैं ऑर्डर यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ये हमारा बनाया है वो ऑर्डर है, तो मैं ऑर्डर जो है वो यहाँ लिख रहा हूँ। जो लुईस एसिडिक कैरेक्टर का ये जो ऑर्डर है, ये है ऑर्डर ऑफ
करेक्ट लुईस एसिडिक करेक्टर। तो ये एक करेक्ट ऑर्डर आएगा हमारे पास में, ये आपको लिखना है। अब देखो, अब ये कैसे हो गया, हम लोगों ने तो यही पढ़ा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग देखते हैं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, ऑर्गेनिक में भी हम लोग यही पढ़ रहे हैं, अगर हमें एसिडिक नेचर या फिर बेसिक नेचर को बताना है तो ध्यान रखना वहाँ और ये कॉन्सेप्ट दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों सेम कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ये ऑर्डर क्यों आता है एज़ कम्पेयर टू। तो बहुत बार आपको एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करने के लिए यही ऑर्डर दिया होगा फर्स्ट ऑप्शन में या सेकंड ऑप्शन में, फिर थर्ड ऑप्शन में ये या फोर्थ ऑप्शन में ये मिलेगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, उसी को टिक करके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सीधा दिमाग लगाएंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, उस वजह से लुईस एसिड करेक्टर बढ़ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में ज़रूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगा, राइट। तो आप लोग पहले इसको कॉपी करो, फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से ऑर्डर आता है। ओके, सो हम बात करते हैं कि जो ऑर्डर हम लोगों ने अभी देखा वो तो गलत हो गया, बट नया ऑर्डर आ रहा है। मैं ऑर्डर यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा याद रहे। देखो BF3, फिर आता है हमारे पास में फ्लोरीन, फिर आएगा क्लोरीन यानी BCl3, फिर आएगा BBr3, फिर बताओ क्या आएगा, बिल्कुल BI3 आएगा, ठीक। तो जो ऑर्डर आता है वो हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे बट वैसा नहीं आता है, ये तो अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर आ गया। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से होता है, ठीक है। हम लोग मेनली बोरॉन के बारे में बात करें क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि बोरॉन एक अच्छा लुईस एसिड होना चाहिए, बट वो होता नहीं है। उसका रीज़न हम लोग देख रहे हैं क्यों नहीं होता। देखो, अगर हम बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो रेड मार्कर आ गया मेरे पास में वापस। तो देखो, बोरॉन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, एक सेकेंड मार्कर चेंज करते हैं। देखो, बोरॉन हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2, फिर विदाउट 2s2, फिर विदाउट 2p1, ये ऑर्डर आता है। अगर आप इसके आउटर मोस्ट शेल में देखो तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और P के अंदर आपको कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा बताओ, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब ध्यान से देखना आप लोग, अगर मैं BF3 की स्ट्रक्चर बनाऊँ तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ जो कि हमारे आगे भी काम आएगी। ये BF3 की कुछ स्ट्रक्चर ऐसी मिलेगी आपको। ये जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। और ये किस वजह से आती है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा जो 12th के स्टूडेंट हैं, ये आती है ड्यू टू sp2 हाइब्रिडेशन। ड्यू टू sp2 हाइब्रिडेशन, ये sp2 हाइब्रिडेशन की वजह से आती है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। अब होता कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये हो गया बोरॉन। अब बोरॉन क्या करता है, यहाँ पर कुछ एक एक्साइटेशन लेकर के आता है। ये तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। ये कैसा है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा करके इसमें डाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर इसके पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। या फिर आप लोग एक काम करो कि सीधा डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन से कर लो, ठीक। तो सीधा डायरेक्ट अगर आप हाइब्रिडाइजेशन से करोगे तो हाँ चलो यही हो जाएगा, ये सही रहेगा, ठीक। तो आप लोग इसको शिफ्ट करो। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन मिला, यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन मिला। ये एक s ऑर्बिटल है, ये 2 p ऑर्बिटल्स हैं। एक ये हो गया px और ये हो गया py। आप चाहो तो py और pz ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो अभी के लिए। अब यहाँ पे क्या कर जाते हैं, इनकी एनर्जी सेम होती है। ड्यू टू सेम एनर्जी ये आपस में क्या कर जाते हैं, या आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, है ना। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन किस किस की सिर्फ होती है, सेम ऑर्बिटल्स और सेम एनर्जी लेवल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। किसके बीच में होती है हाइब्रिडाइजेशन, ओनली फॉर सेम। आप बोल सकते हो कि ऐसे हमारे पास में ऑर्बिटल्स होने चाहिए जो सेम ऑर्बिटल्स हो, या फिर जिनकी एनर्जी सेम है ना। तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना करके कुछ नया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है
इसी की वजह से यहाँ पे क्या होती है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ एक ऑर्बिटल डायग्राम भी बना दूँ तो वो भी मेरे लिए बेटर रहेगा। और एक अगर आप फ्लोरीन का भी लिखना चाहो तो फ्लोरीन का भी लिख सकते हो। देखो 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर क्या आएगा, अच्छा ये तो ज़्यादा हो गए, 2p5 होता है ना। तो देखो यहाँ पर भी 2p है और यहाँ पर भी 2p है। अब इसका भी एक और रीज़न आएगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो पहले हम लोग एक क्या कर लेते हैं, एक ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं ये बोरॉन का। देखो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे इसके, कुछ इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये होगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये होगा, या फिर आप लोग चाहो तो कुछ इस तरीके से कर लेना, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। स्ट्रक्चर थोड़ी सही नहीं बन रही है बट कोई नहीं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बन जाए तो बढ़िया। ऐसे बना लेते हैं तो बन जाएगी। फिर से हम लोग वही गलती कर रहे हैं, ऐसे बनाएंगे तो सही बनेगा। ये है हमारे पास में BF3 की स्ट्रक्चर। ये ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, चलो देखो किस तरीके से आएगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो फ्लोरीन का p ऑर्बिटल आएगा पूरा का पूरा, यहाँ पर भी एक फ्लोरीन का p ऑर्बिटल आएगा, वापस हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं। और यहाँ पर भी क्या आएगा, फ्लोरीन का एक p ऑर्बिटल आएगा। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये जो मैं रेड मार्कर से अभी यहाँ पे करूँगा, इट इज़ कॉल्ड ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, ओवरलैपिंग बन जाएगी। तो इस तरीके से ये कंपाउंड बनता है यहाँ पे। लेकिन देखो ध्यान रखना, ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि हाइब्रिडाइजेशन होता है, ओवरलैपिंग होती है। फिर उसके बाद में क्या, देखो यहाँ पे इसके पास में एक पूरा का पूरा p ऑर्बिटल क्या होता है, खाली पड़ा होता है। तो देखो आप देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, p ऑर्बिटल इसका क्या है, एम्प्टी पूरा का पूरा। तो ये इस तरीके से p ऑर्बिटल आएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा वैकेंट होता है। जैसे हम लोगों ने अभी हाइब्रिडाइजेशन में से 2 ही p ऑर्बिटल काम आ रहे हैं, पूरा का पूरा एक p ऑर्बिटल खाली पड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एम्प्टी p ऑर्बिटल्स, एम्प्टी p ऑर्बिटल्स। ये एम्प्टी p ऑर्बिटल्स है, और यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन और ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। अब देखो इसके पास में 2 तरीके हैं, ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को 2 जगह से ले सकता है। एक तो अपने खुद से कंपाउंड से ले सकता है, दूसरा किसी दूसरे आइटम से ले सकता है, दूसरी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से ले सकता है। अब देखो जैसे मान लो कि आपको कहीं से पैसे लेने होते हैं, तो आप लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहता है, आप लोग की फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है आपकी फैमिली मेम्बर से कहीं से मिल जाए तो बढ़िया। अगर आपको कहीं दूसरा फैमिली मेम्बर से नहीं मिल रहा मान लो, तो आप फिर क्या करोगे, बाहर दूसरे आइटम से ट्राई करोगे। तो सिमिलर फ्लोरीन के पास में क्या होता है, फ्लोरीन के पास में भी p ऑर्बिटल होता है, लेकिन वो फुलफिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास में क्या होता है, ये फिल्ड होता है, फिल्ड p ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर इसके पास में कुछ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पड़े होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, ये यहाँ पर पूरे के पूरे इसमें ट्रांसफ़र कर देता है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, पूरी की पूरी ट्रांसफरिंग हो जाती है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है, फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बोरॉन के एम्प्टी p ऑर्बिटल्स में क्या कर दिए जाते हैं, ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ठीक, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी को हम लोग नाम देते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या नाम देते हैं, बैक बॉन्डिंग। ये आप लोगों ने पढ़ी होगी। और ये बैक बॉन्डिंग होती है, यानी कि पूरा का पूरा जो बॉन्ड बनता है वो बैक साइड से बनता है। इसमें क्या होता है कि फ्लोरीन जो होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, इसमें जो दूसरा एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच वाला स्पीसीज होता है, फ्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये क्या कर देगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में ट्रांसफ़र कर देगा, बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में एक क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, और ये बैक बॉन्डिंग इसको हम लोग नाम देते हैं। देखो अगर आप यहाँ पे देखो, अच्छा ये पाई बॉन्ड बन रहा है, ध्यान रखना है ना, क्योंकि p ऑर्बिटल की कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, 2 टाइप की ओवरलैपिंग होती है। एक तो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, और एक कैसी होती है, इंटरस्टिशियल ओवरलैपिंग होती है। तो ये कुछ इंटरस्टिशियल टाइप की ओवरलैपिंग है। एक्सियल ओवरलैपिंग ऐसी होती है ना, या फिर आप इंटरस्टिशियल मत बोलो, उसको लेटरल बोल दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो ये लेटरल ओवरलैपिंग है। तो जब भी लेटरल ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ पे क्या होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो देखो यहाँ पे ये जो बैक बॉन्डिंग है, ये कौन सी टाइप की है, ये p पाई
पी पाई ओवरलैपिंग है, क्योंकि यहाँ पे देखो फ्लोरीन का भी पी ऑर्बिटल्स काम में आ रहा है, ये पी ऑर्बिटल, और इसका भी पी ऑर्बिटल ही काम आ रहा है। दूसरा और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये भी 2p है और ये भी कैसा है, ये भी 2p है। तो देखो दोनों की एनर्जी भी सेम है, तो बहुत अच्छे से क्या होती है यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होती है। उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ये जो कंपाउंड है बोरोन जो है यहाँ पर, ये इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता है। इस वजह से ये किस तरह बिहेव करता है, ये लुईस एसिड की तरह अच्छा बिहेव नहीं करता, यानी इट इज़ नॉट अ गुड लुईस एसिड, राइट। तो ये इसका पूरा का पूरा रीज़न होता है कि BF3 के अंदर क्या होता है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इसकी लुईस एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बट फिर भी मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, मिस्टेक ज़रूर करें, इसलिए ये हर बार पूछा जाता है। तो बोरॉन या BF3 मॉलिक्यूल जो होता है वो उसके लुईस एसिडिक कैरेक्टर बहुत कम होते हैं। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है पी पाई बैक बॉन्डिंग, राइट। सो आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम लोग मूव करते हैं इसके आगे वाले पार्ट के अंदर और हम लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन, और हम लोग देखते हैं कि हम लोग और किस किस तरीके से ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं। कॉपी करो इसको, फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर। ओके, सो अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंसी है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। और ये जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गुड लुईस एसिड होगा, अब ये गुड लुईस एसिड नहीं होता है। ये कैसा होता है, ये पुअर लुईस एसिड होता है, यानी इसके लुईस एसिडिक कैरेक्टर धीरे धीरे डिक्रीज हो जाते हैं। डिक्रीज होने का रीज़न ही क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होता है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो एज अ रिजल्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग, क्या लिखोगे यहाँ पे, लिखो एज, एक सेकेंड हम लोग मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो डार्क मार्कर आ गया। देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एज अ रिजल्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग आप लोग यहाँ पे लिखोगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन इन BF3 मॉलिक्यूल, बताओ क्या होंगे, मॉलिक्यूल डिक्रीजेज ड्यू टू दिस द लुईस एसिडिक कैरेक्टर decreases, and hence it is a, and hence आप लोग लिख सकते हो it has weak लुईस एसिडिक कैरेक्टर, राइट। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, लुईस एसिडिक कैरेक्टर धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। एक और हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं, देखो अब हम बात करते हैं कि क्या ये सिर्फ BF3 में होता है या फिर BCl3, BBr3, BI3 के अंदर ही होता है। अगर इनमें भी होता है तो फिर तो ऑर्डर सेम आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। देखो ध्यान से, अगर हम बात करें, देखो BF, फिर हम लोग लिखते हैं BCl, फिर हम लोग लिख रहे हैं BBr, फिर हम लोग लिख रहे हैं BI। अगर हम इनमें ध्यान से देखें तो जो हमारे पास में ऑर्बिटल्स होंगे वो ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होंगे, है ना। ये p ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास में, तो मैं सबका एक बार के लिए सेम बना रहा हूँ। आई होप आपको दिखाई दे जाएगा, है ना। इतना तो लाइट नहीं होगा ये, बट क्या करें, अभी रेड मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है, सो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। देखो यहाँ पे होता क्या है, आपको दिखने में थोड़ा सेम दिख रहा होगा, बट बनाने में मेरे को थोड़ा ऐसा करना चाहिए था कि साइज़ बड़ा करना चाहिए था, बट कोई नहीं, मैं आपको ऐसे समझा दूंगा, आप बहुत समझदार हो। देखो 2p, यहाँ पर ये भी 2p आएगा, ये 2p, ये 3p आएगा, ये 2p, ये 4p आएगा, जबकि ये 2p और ये 5p आ रहा है। तो देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, साइज़ इंक्रीज हो रहा है ऑर्बिटल का। जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज होगा तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ पे आप लोग लिखोगे कि साइज ऑफ p ऑर्बिटल्स increases due to
this overlapping is not effective. सो यहाँ पर क्या होता है, ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती है. जब ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी तो यहाँ पर कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, राइट. तो इस वजह से ये जो बोरोन होता है, इस बोरोन का आप लोग लिख सकते हो ये कैसा होता है, ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. ये कैसा होता है, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. जो हम लोग सोच रहे थे कि BF3 मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, जबकि क्या हो रहा है, ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, राइट. तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑन मूविंग फ्लोरीन टू आयोडीन, देयर इंक्रीज या फिर आप लोग लिख सकते हो देयर इंक्रीज इन p orbitals due to this overlapping is not effective and no back bonding. या फिर आप लिख सकते हो लेसर टेंडेंसी लिख सकते हो, टेंडेंसी ऑफ बैक बॉन्डिंग. तो बैक बॉन्डिंग की जो टेंडेंसी होती है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है. उसका रीज़न यही होता है कि यहाँ पर जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे वैसे वैसे साइज़ बढ़ता जाएगा, तो ओवरलैपिंग ईजिली नहीं होगी. तो यहाँ पे ओवरलैप ईजिली नहीं कर पाता जब एक ऑर्बिटल का साइज़ बहुत बड़ा हो, दूसरा ऑर्बिटल बहुत छोटा हो, तो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाते हैं. ओवरलैपिंग वही इफेक्टिव होती है जब दोनों ऑर्बिटल के साइज़ सेम हो, तभी ओवरलैप कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आई होप आप लोग इससे रिलेट करोगे. देखो दोनों मार्कर का साइज़ जो है वो मतलब अप्रॉक्स सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. जैसे देखो अगर मैं इस मार्कर को इसके पीछे रख देता हूँ तो आपको ये मार्कर नहीं दिखेगा, है ना. आप थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो तो आपको ये मार्कर नहीं दिखेगा. लेकिन वैसे ही अगर मैं कर दूँ, जैसे सपोज हमारे पास में ये मेरी फिंगर है और ये एक मार्कर है, एक ये बहुत बड़ा ऑर्बिटल हो गया और ये बहुत छोटा ऑर्बिटल हो गया. अगर मैं बड़े ऑर्बिटल को छोटे ऑर्बिटल के पीछे रखूँगा तो ये इजीली ओवरलैप कर देगा. लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो ये बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं हो रहा. इस वजह से यहाँ पर ओवरलैपिंग डिक्रीज हो जाती है. ओवरलैपिंग डिक्रीज होगी तो यहाँ पर टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की या फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने की बैक बॉन्डिंग के थ्रू वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी. तो उस वजह से क्या होता है, बैक बॉन्डिंग नहीं होती है. और जब बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन की जो इफेक्टिवनेस आप बोल सकते हो, डेफिशिएंसी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज मतलब बढ़ जाएगी और ज़्यादा. तो इलेक्ट्रॉन जो कंपाउंड है हमारे पास में, जो एटम है, वो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, राइट. इस तरीके से. तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ इस अगर बोरोन आयोडीन के साथ कनेक्टेड है तो आयोडीन इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता, इसको कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन लेकर के आना पड़ता है, राइट. तो इस तरीके से यहाँ पर ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को क्या करता है, फुलफिल करता है. तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, पीपाई टाइप की बैक बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, राइट. सो आप लोग इसको कॉपी करो. फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के एक और कंपाउंड्स के बारे में जिसको हम लोग पढ़ेंगे. अभी हम लोगों ने बोरोन के क्लोराइड्स पढ़े हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे एल्यूमिनियम के हैलाइड्स किस तरीके से बनते हैं. ये बोरोन के हैलाइड्स हैं, हम लोग पढ़ेंगे एल्यूमिनियम हैलाइड्स. तो एल्यूमिनियम हैलाइड्स किस तरीके से होते हैं, वहाँ पर क्या बैक बॉन्डिंग होती है या नहीं होती है, अगर होती है तो कौन सा इफेक्ट आता है और कौन कौन से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके हम लोग कंपाउंड को एक्सप्लेन करते हैं. वहाँ लुईस एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा. अच्छा, इसमें एक और मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो आप लोग एक और चीज़ ध्यान रखना. जैसे देखो अगर मैं यहीं बोलूँ तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत बोलना कि BF3 जो होता है ये लुईस एसिड होता ही नहीं है. ये लुईस एसिड होता है, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, बट ध्यान रखना ये अच्छा लुईस एसिड नहीं होता. अगर हम कंपैरिजन करेंगे आयोडीन के साथ और फ्लोरीन, इसमें BF3 और Bi3 के अंदर, तो ऐसे कंपैरिजन करते जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, लुईस एसिडिक कैरेक्टर कम होगा BF3 का एज कम्पेयर टू आयोडीन. बट ये लुईस एसिड होता है ना. हम लोग इसकी रिएक्शन भी देखते हैं, आप लोगों ने बहुत बार रिएक्शन देखी होगी. जैसे BF3 की रिएक्शन हम लोग अगर हम NH3 के साथ में करवा देते हैं तो यहाँ पे कुछ एक प्रोडक्ट बनता है कुछ इस तरीके से. तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, ये यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं बोरोन को. तो एक बोरोन के पास में क्या बन जाता है, क्या एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है जिसमें नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन क्या करें, ट्रांसफ़र किया.
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिशन प्रोडक्ट, या फिर इसको कुछ जगह ऐसा भी लगा जाता है, अडक्ट भी बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं, अडक्ट, राइट। तो ये आप लोगों ने बहुत सारी रिएक्शंस देखी होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि BF3 लुईस एसिड नहीं होता, BF3 लुईस एसिड होता है, बट उसकी लुईस एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो थोड़ा कम होता है, राइट। अगर आप कंपैरिजन करोगे BCl3 से, BBr3 से, BI3 से। आ रही बात समझ में? तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि BF3 एसिडिक लुईस एसिडिक कैरेक्टर शो करता है या नहीं करता, तो बिल्कुल करता है, वो लुईस एसिड ही होता है, राइट। सो आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम के हैलाइड्स के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डालो एल्यूमिनियम हैलाइड्स, एल्यूमिनियम हैलाइड्स। तो देखो एल्यूमिनियम हैलाइड्स कौन से होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो सिंपल देखो, AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3, ये हमारे पास में एल्यूमिनियम के हैलाइड्स होते हैं। अगर आप देखो AlF3 जो होता है ये आयोनिक कंपाउंड होता है। कैसा होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है। ये आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। और ये जितने भी सारे के सारे होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, AlCl3, AlBr3, AlI3, ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, राइट। तो ध्यान रखना। अब देखो, क्या इन सब में भी हम लोग बॉन्डिंग देखेंगे, मतलब बैक बॉन्डिंग देखेंगे। तो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं AlF3, ये बैक बॉन्डिंग नहीं शो करता। क्यों? क्योंकि ये आयोनिक होता है और बैक बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स में होती है। तो आप लोग इसको तो हटा ही दो। क्या AlCl3, AlBr3 और AlI3 क्या बैक बॉन्डिंग शो कर सकता है? तो ध्यान रखना, AlCl3 के जितने या यहाँ पे आप लोग 3 भी लगा लेना, मैं भूल गया। AlBr3 और AlI3 ये बैक बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं। इसका रीज़न होता है एल्यूमिनियम के बड़े साइज़ की वजह से। तो अगर एल्यूमिनियम का साइज़ बढ़ जाता है, उस वजह से बैक बॉन्डिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। सो उस वजह से यहाँ पर क्या नहीं होता, बैक बॉन्डिंग शो नहीं होती है। तो आप लोग लिख सकते हो, ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ एल्यूमिनियम देयर इज नो बैक बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड्स, राइट। चलिए अब हम लोग समझते हैं तो ये किस तरीके से बनता है। तो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट AlCl3 को पढ़ने वाले हैं। देखो AlCl3 की अगर हम बात करें तो AlCl3 कुछ इस तरीके से दिखाई देता है आपको। ये एल्यूमिनियम, ये Cl, फिर ये Cl, फिर ये Cl, है ना। अभी मैं ऐसे स्ट्रक्चर क्यों बना रहा हूँ, आपको रीज़न समझ में आएगा। देखो एल्यूमिनियम के पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा होता है, अच्छा मैं यहाँ लगा देता हूँ, अभी हम लोग को यहाँ पे जगह चाहिए। ये कैसा होता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन ही होता है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करना चाहेगा। तो अब ये कैसे करेगा, तो ध्यान रखना। देखो क्लोरीन के पास में क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, है ना। तो क्लोरीन के पास में लोन पेयर होते हैं, लेकिन बैक बॉन्डिंग तो हो ही नहीं रही। तो हम लोग इन लोन पेयर का यूज़ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एल्यूमिनियम के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक तो ये मॉलिक्यूल ले लो आप लोग, और एक दूसरा ले लो आप लोग कुछ इस तरीके से, ये, ठीक है। तो एक Cl यहाँ आ जाएगा, एक Cl आप लोग यहाँ लगा दो, एक Cl यहाँ लगा दो, ठीक। इनके पास में भी क्या मिलेगा आपको, लोन पेयर्स मिलेंगे। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा क्योंकि सेम कंपाउंड है ना, तो कोई प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ या 2 कंपाउंड्स ऑफ Cl आप लोग ले सकते हो, AlCl3। यहाँ पे क्या होता है कि एक कंपाउंड का जो क्लोरीन होता है वो दूसरे कंपाउंड के एल्यूमिनियम को क्या कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। तो यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से इस कंपाउंड का जो ये क्लोरीन होगा, ये इस एल्यूमिनियम को क्या कर देगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो इसको आप लोग लिख सकते हो, दीज आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नॉट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं होती, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अगर हम इसको सिंपली एक सिंपल स्ट्रक्चर में समझने की ट्राई करें तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। देखो ये है आपके पास में एल्यूमिनियम, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम, यहाँ पे आप लोग लिखोगे Cl, और यहाँ पर भी आप लोग क्या लिखोगे, Cl लिखोगे, ठीक है। ये Cl इस एल्यूमिनियम को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये Cl इस एल्यूमिनियम को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। बस आपको यही ध्यान रखना है। बाकी सारे के सारे जो बॉन्ड होंगे वो क्या रहेंगे, वो एकदम सिंपल रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं आप लोग। अब देखो 2 Cl और बच गए, तो आप लोग कैसे जोड़ोगे, एक काम करो, आप लोग थोड़ा पोजीशन चेंज कर दो, नहीं तो स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं बनेगी, थोड़ी कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगी। तो आप लोग Al की जगह लगा दो Cl,
और यहाँ पर भी हम लोग Cl लगा देते हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम लगा देते हैं, यहाँ पर भी हम लोग एल्यूमिनियम का लगा देते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से क्या आ जाएगी, बॉन्डिंग आ जाएगी। और सिमिलर अगर आप यहाँ पे देखो तो कुछ इस तरीके की बॉन्डिंग आ जाएगी। ठीक, ये थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि हमारी स्ट्रक्चर सही बन जाएगी। और यहाँ पे इसके पास में 2 Cl ग्रुप लग जाएंगे, और यहाँ पर भी इसके पास में क्या लग जाएंगे, 2 Cl ग्रुप्स लग जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखो Al2Cl6, ये आता है Al2Cl6, इसको हम लोग बोलते हैं डाइमर। ये क्या होता है, ये डाइमर होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड का, है ना। और ये डाइमर सिर्फ और सिर्फ कब बनता है, इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। ये भी ध्यान रखना आप लोग, वेपर फेज में ही ये डाइमर बनता है। तो आप लोग इस तरीके से बता सकते हो, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ये भी कैसा है, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और यहाँ कोऑर्डिनेट से क्या डोनेट करे गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे गए हैं। मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, राइट। तो इस तरीके से ये हमारे पास में क्या बनते हैं, ये एल्यूमिनियम के हैलाइड्स बनते हैं, जिसमें हम लोगों ने AlCl3 के बारे में देखा। तो AlCl3 के अंदर क्या होता है, बैक बॉन्डिंग तो नहीं होती है, बट 2 AlCl3 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें एक AlCl3 मॉलिक्यूल में एक क्लोरीन जो है दूसरे के एल्यूमिनियम को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, और दूसरे के पहले वाले के इलेक्ट्रॉन को एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। इस तरीके से इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है और ये डाइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो डाइमर का फॉर्मेशन करके AlCl3 जो है वो किस में एग्जिस्ट कर जाता है, Al2Cl6 में एग्जिस्ट कर जाता है। तो यहाँ तक हमारे पास में जो ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड हैलाइड्स हम लोगों ने पढ़े, जो 13th ग्रुप एलिमेंट्स थे हमारे पास में, उनके हम लोगों ने ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड और हैलाइड्स के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने बैक बॉन्डिंग के बारे में भी देखा, जो BF3 के अंदर हम लोगों ने समझी। फिर हम लोगों ने डाइमर फॉर्मेशन देखा AlCl3 के अंदर, और ये भी देखा कि लुईस कैरेक्टर्स जो है, एसिडिक कैरेक्टर, वो किस तरीके से डिक्रीज होते हैं या फिर इंक्रीज होते हैं, उन पर कौन इफेक्ट डालता है, राइट। ये सब हम लोगों ने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। सो यहाँ तक आज हम लोग कवर करेंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें मैं ट्राई करूँगा कि हम लोग क्या करेंगे, एक एक वीडियो के अंदर हर एक कंपाउंड को डिस्कस करें, जिससे कि अगर आपको फर्दर कभी एग्जामिनेशन के अंदर, एग्जामिनेशन से पहले कुछ एक ही कंपाउंड के बारे में पढ़ना हो, कभी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो आपको एक ही कंपाउंड पूरा का मिल जाए। या फिर हम लोग ट्राई करेंगे कि 2 कंपाउंड्स को एक वीडियो के अंदर हम लोग कंसिडर करें, या फिर उसको पूरा का पूरा डिटेल में स्टडी करें। ओके, जो भी होगा वो हम लोग देख लेंगे, है ना, किस किस तरीके से करेंगे। बट आपको लेक्चर ज़रूर मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि पी ब्लॉक का लेक्चर्स नहीं मिलेगा। तो आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे। हो सकता है कई बार एक दिन डिले हो जाए, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल्स रहता है, तो उस वजह से वीडियो नहीं बन पाता है, या फिर बहुत दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं, उस वजह से वीडियोस नहीं बन पाते। बट हाँ, आपको एक फ्रिक्वेंटली वीडियोस मिलेंगे, कई बार कंटिन्यूसली भी मिल सकते हैं, बीच में गैप भी आ सकता है 1-2 दिन का, बट चांसेस, कोशिश रहेगी कि 1-2 दिन का गैप ना आए, राइट। आपको कंटिन्यूसली वीडियोस मिले, बट आपको एक पूरा का पूरा काम करना है कि आपको जितने जब भी वीडियोस आए उसको पूरा का पूरा वॉच करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ में कनेक्ट हो सके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।